नमस्कार साथियों धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना के इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बंध के बारे में। इससे पहले हम आयनिक बंध के बारे में पढ़ चुके हैं, सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ चुके हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सारी डिस्कशन हमने पहले वाले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। आपको अगर सभी वीडियोस देखना है सिस्टमेटिक तरीके से तो आप चैनल पर जाइए और चैनल पर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर सर्च कीजिए क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4। आपको क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4 के सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे यूनिट 3 के, यूनिट 2 के, यूनिट 1 के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक तरीके से धनगर केमिस्ट्री लेक्चर से यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। अब बात करते हैं आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन बंध के बारे में। तो हाइड्रोजन बंध के लिए आवश्यक होता है कि हाइड्रोजन परमाणु का पाया जाना उस मॉलिक्यूल में। यदि हाइड्रोजन परमाणु आपको नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बंध पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। एक स्पेशल तरह का बॉन्ड है जो फोर्सेस होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस की बात करते हैं अपन, जो मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। एक बात करते हैं अपन इसकी बात करते हैं, सहसंयोजक बंध की बात करते हैं, उप सहसंयोजक बंध की बात करते हैं और आयनिक बंध की बात करते हैं। अलग अलग तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, उप सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, ठीक है, सहसंयोजी बंध, तो अलग अलग प्रकार से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध का नेचर क्या होता है कि सिर्फ वान डेर वाल्स फोर्सेस जो होता है उनसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी जो भी आयनिक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बंध जो होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन से, ठीक है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से जुड़ता है और क्या बनाएगा, अणु बनाएगा। जैसे फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HF। ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, HF, ढेर सारे HF बन जाएंगे। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O क्या बन रहा है, H2O। ये H2O ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। वाटर मॉलिक्यूल, तो जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन रहता है, तभी जो है पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से कि जो है ठोस में जो क्या रहता है, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास में सटे रहते हैं। ठोस में मॉलिक्यूल बिल्कुल पास में रहते हैं, द्रव में थोड़े से हल्के से दूर रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। और गैस में तो बहुत दूर रहते हैं मॉलिक्यूल, तो उसको क्या कहते हैं, गैस। ठोस में बिल्कुल मॉलिक्यूल पास में पाए जाते हैं, द्रव में थोड़े से बीच, मतलब द्रव इन दोनों के बीच की कंडीशन है, गैस और ठोस के बीच की कंडीशन है। तो ये होता है। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन रहता है, ये हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित होता है और एक नया बॉन्ड जनरेट होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है, आपको इसका भी बता देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। क्या होता है, जैसे ये लिया मैंने HF, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये लिया मैंने HF में फ्लोरीन क्या है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी, यहाँ पर ये साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए किसने दिया, फ्लोरीन ने दिया, और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने दिया, साझा कर लिया साहब। अब फ्लोरीन के मन में क्या हो गई, बेईमानी हो गई कि नहीं यार, साझा तो कर लिया लेकिन ये तो पावरफुल नहीं है, क्या करूँ, साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी मैं अपनी तरफ आकर्षित कर लूँ। तो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी जो क्या रहेगी, इमेजिनेशन करो कि ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, तो इनके बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जोड़ी क्या हो गई, फ्लोरीन के अधिक निकट चली गई। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणुओं के साथ जुड़ता है, तब साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ खिसक जाती है। फलस्वरूप उस ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश पैदा हो जाता है।
तो ऐसे कर ले, सभी हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश और फ्लोरीन ऋण विद्युतीय परमाणु फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब ये क्रिएट हो गया। अब हाइड्रोजन तो सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा, कैसे बॉन्डिंग होगी। फिर क्या होता है कि ये जो धन विद्युतीय हाइड्रोजन परमाणु है ना, ये जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो चार्जेस हाइड्रोजन परमाणु है, ये दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित होता है। ये इधर से इधर वो ले जा रहा तो हाइड्रोजन ने क्या किया कि इसकी तरफ आकर्षित होने लग गया, ये इसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया, ये अट्रैक्शन हो गया। तो अट्रैक्शन होने के कारण ये हाइड्रोजन इस अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु से आकर्षित हो रहा, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो पास में आएगा। पास में आ रहा मतलब मॉलिक्यूल क्या हो रहे, पास में आ रहे, तो एक नया फोर्स जनरेट हुआ। उस नए फोर्स को क्या कहा अपनों ने, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड की कहानी। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल डेफिनेशन है कि जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तब साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी उस ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ खिसक जाती है। फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और जो ऋण विद्युतीय परमाणु हैं उन पर आंशिक ऋण आवेश पैदा हो जाता है। अब धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु, आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित होता है और इस आकर्षण को ही हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इस आकर्षण को ही हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से HF मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास में आ जाएंगे और ये जनरेट हुआ क्या, कौन सा क्या जनरेट हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी किधर खिसक रही है, इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युतीय है। पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे अणु की ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये हो रहा है भैया, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो H2O के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं भैया, पास में आ रहे हैं। अब देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं अपन, ये अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, असमान अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है कि HF और H2O के बीच में। तो देखो ये हो गया HF और ये HOH, HF HOH, HF ये लिखा मैंने HOH। समान अणु, ये समान अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समान अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये लिखा, ये कर रहे हैं अपन असमान अणुओं के बीच, असमान अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर भी वही कंडीशन है, देखना इसके ऊपर वैसे पार्शियली पॉजिटिव 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 चार्ज लगेगा। ये है पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। यहां देखिएगा आप हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है यहां पर बन रहा है, ये यहां बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो असमान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी कौन खींच ले गया, ऑक्सीजन खींच के लेके चला गया। ये धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित हुआ। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन इस अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित हुआ। इसी प्रकार से H2O का यह हाइड्रोजन परमाणु इस अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु फ्लोरीन की तरफ आकर्षित हुआ। और इस तरह से HF और H2O के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी अपनों ने। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कैसी है, असमान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनों ने देख ली। मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल, मतलब HF प्लस HF ये हो जाएगा HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कब होगी, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है।
दो प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी है अपनों ने, एक तो समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक असमान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डेफिनेशन आपको एक बार और समझा देता हूं मैं आपको, डेफिनेशन आपको एक बार और समझाता हूं अच्छी तरह से। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि के साथ मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, अणु बनाता है, क्या बना रहा है, अणु बना रहा है, तब साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ खिसक जाती है। फलस्वरूप उस ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश पैदा हो जाता है। अब आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु, आंशिक धनावेश युक्त हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित होता है और इस आकर्षण को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं इस आकर्षण को ही। क्लियर है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, नोट कीजिए, एक होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम कहेंगे अंतर अणु को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला टाइप अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अपनों ने देखा अभी एक तरह से ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड ही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार। पहला है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, यह हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है। इसमें अनेक अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर संगुणित हो जाते हैं। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दो अलग अलग अणुओं के बीच में, या फिर कई मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध। यह हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है। इनमें अनेक अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। और संगुणन होने के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे तो उस कंडीशन में ये कहेंगे कि इनके गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, इन सभी चीज़ों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसे कि अगर मॉलिक्यूल पास पास में नहीं है, जैसे हम कहें एक तो H2O और एक लिया अपनों ने H2S, है ना, H2S। अब ये यहाँ पर क्या है, ज़्यादा प्रबल ऋण विद्युतीय सल्फर परमाणु नहीं है, तो वैसा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं होने के कारण, है ना, H2S और H2S के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं होने के कारण ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2S के थोड़े दूर दूर रहेंगे, बजाय H2O के मॉलिक्यूल के। दूर दूर रहेंगे तो दूर दूर के लिए अपनों ने अभी बात करी कि जब दूर दूर मॉलिक्यूल है, दूर दूर अणु है, तो वो क्या बात करेंगे, वो गैस की बात कर रहे हैं अपन। और जब पास पास में है तो द्रव की, और जो अधिक पास में है तो किसकी बात करते हैं अपन, ठोस की बात करते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो ये जो है, ये यही कंडीशन होती है कि कोई द्रव अवस्था में पाया जाता है, कोई गैस अवस्था में। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि क्या कारण है कि H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि H2S गैस अवस्था में। तो H2O के अणुओं के बीच में भाई साहब हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि इसके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाने के कारण ये जो है H2S गैस अवस्था में मिलेगा आपको। मेरी बात को आप समझ गए हो। अब हम बात करें अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध में आप क्या लिखोगे, जल्दी से लिखिएगा कि यह हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है। अंतर अणुक, यह हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है। इसमें अनेक अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगुणन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगुणन भी कहते हैं। तो संगुण अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के लिए आप यही चीज बता दीजिए। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध जो है समान अणुओं के बीच में और असमान अणुओं के बीच में बनता है। ओके, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध में एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, RCOOH। ये RCOOH, R की जगह आप जो भी लिखो CH3C2H5 जो भी लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बात करते हैं। एक लिख रहा हूं मैं R और ये C और ये O और ये O और ये H। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनेगा, क्रिएट होगा,
और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में। इस तरीके से भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, RCOOH क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये आप उतार लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में। अब हम बात करेंगे अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें आप चाहो तो एक एग्जांपल और HF के बीच में, H2 के बीच में, HF H2O के बीच में, और एक और आप एग्जांपल चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ये जो है HOH, ठीक है, और ये लिखा मैंने, एक और हो जाएगा ROH, HOH, ROH, HOH। तो यहां पर दो चीजें, एक तो ROH है और एक HOH है। ROH बोलोगे आप जब भी, ROH मतलब क्या है, एल्कोहल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल की। R की जगह अगर आप C2H5 लिख दो, है ना, R की जगह आप C2H5 लिख लो तो इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो यहां पर R बोले तो C2H5 हो गया R की जगह, तो ROH HOH। तो यहां पर भी क्या होता है कि साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी किधर किसके की, ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ, तो इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश, आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, और ये ऋण आवेश। क्या करेगा, यह हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु की ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित होगा और वहां पर क्या, इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि अल्कोहल में पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल पानी में विलय है, दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे। शराब के अंदर पानी मिला सकते हैं, दोनों आपस में क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो कितना पानी मिला रखा है, ठीक है, शराब में कितना पानी मिला रहा है, पानी मिला के शराब पी जा सकती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। जबकि कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अगर पानी के साथ में नहीं घुल रहे हैं, मतलब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है, पानी के साथ मिलाएंगे तो उनकी दो अलग अलग लेयर दिखेगी। एक जो भी होगा कार्बनिक पदार्थ की लेयर दिख सकते हैं अपने को, और एक दिखेगी जल की लेयर, अलग अलग दिखेगी। लेकिन यदि पानी में घुलनशील है, जैसे अल्कोहल पानी में घुलनशील है, तो उसकी जगह अल्कोहल को घोलेंगे तो पानी, अल्कोहल और जल दोनों मिक्स हो जाएंगे पूरी तरह से। चलो, ये तो हो गया अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और देखते हैं अपन अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर के बाद क्या लिखा, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत काम की चीजें हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। एक एक बात आप कॉपी पेन लेके बैठिए। अब बात करें अंतराणुक, अंतर की जगह दूसरा टाइप है अंतराणुक। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, INTER, इंट्रा, बस इंट्रा लिखा, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होगा, अपनों ने अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बना, जो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा। अब यहां पर अंतराणुक मतलब उसी मॉलिक्यूल के बीच में कोई धन हाइड्रोजन परमाणु में है और ऋण विद्युतीय परमाणु में है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे कहेंगे अपन अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये लिया अपने सक्सिनिक अम्ल ले रहा हूं मैं, सक्सिनिक अम्ल का फार्मूला CH2COOH और ये CH2COOH। क्या होगा कि ये जो यहाँ पर यहाँ पे इनके बीच में क्या बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ऐसे ही ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है, बन रहा है। यह है सक्सिनिक अम्ल और यह ग्लाइकोल। यहां पर जैसे अपनों ने यहां पर बात करी थी अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड में कि अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है, यहां पे अलग अलग अणु नहीं है, एक ही अणु है और एक ही अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इसी प्रकार अपन लेते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजलडिहाइड। ये है
आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। CHO। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप है ना, इसको कहेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इसी प्रकार से आर्थो नाइट्रोफिनॉल, OH N डबल बॉन्ड O, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। साथियों, अपनों ने जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करी थी तो क्या बात करी थी, अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि HF या H2O के बीच में समान अलग अलग अणु, ठीक है, अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है ना, दो अणुओं के बीच में, यहां पर उसी मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको कहेंगे अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। इसका उल्टा इफेक्ट क्या पड़ेगा, मॉलिक्यूल पास पास में आने की बजाय और दूर दूर जाएंगे, तो गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, इन सब में क्या होगी, कमी आएगी, घटेंगे। क्यों घटेंगे, क्योंकि जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस और ढेर सारे इस टाइप के मॉलिक्यूल है, तो वो क्या है, पास पास में आकर्षण तो कोई बढ़ नहीं रहा है, उल्टा क्या हो गया कि इन्होंने रिंग बना ली, अलग अलग अपने हाल में मस्त है ये। इसको कहते हैं किलेशन, किलेशन भी कहते हैं। किलेशन का मतलब होता है कि चक्र बनाना, ये साइकिल बना लेते हैं, इसे किलेशन भी कहा जाता है। तो जब भी अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है तो क्या कौन सी प्रोसेस होती है, किलेशन की प्रोसेस भी होती है, क्योंकि उसी अणु में कोई ऋण विद्युतीय परमाणु मौजूद है और हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है, उनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, बंध का निर्माण हो रहा है। जैसे आप लोगों ने ये एग्जाम्पल देखे, एक तो देखा आप लोगों ने सक्सिनिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ग्लाइकोल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर भी आर्थो पोजीशन में इसके वैधता दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आर्थो पोजीशन पर इसके नाइट्रो है, इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखो एक बार और आप इसका नोट कर लीजिए, पूरी डेफिनेशन नोट कर लीजिए अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड की। जब हाइड्रोजन आबंध एक ही अणु में, जब हाइड्रोजन आबंध एक ही अणु में हाइड्रोजन परमाणु व अन्य ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच स्थापित होता है तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध कहते हैं, मतलब उसी अणु में हाइड्रोजन आबंध या किलेशन, इसे किलेशन भी कह सकते हैं। ये प्रोसेस क्या है, किलेशन है। हाइड्रोजन बंध बनाने वाले हाइड्रोजन परमाणु को अणु के अंदर ही, हाइड्रोजन बंध बनाने वाले हाइड्रोजन परमाणु को अणु के अंदर ही विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाता है। एग्जाम्पल अपनों ने देख ही लिए। तो ये हो गया अपना इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब अपन अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि यह हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है, अलग अलग अणु है ना, यह हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है, जिससे ढेर सारे अणु क्या हो जाएंगे, पास पास में आते रहेंगे। यह हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है, इसमें अनेक अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर, इसमें अनेक अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर संगुणित हो जाते हैं। और यहाँ पर जब भी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनेगा तो कौन सी प्रक्रिया होगी, संगुणन की प्रक्रिया होगी। ओके, कौन सी प्रक्रिया होगी, संगुणन की। और यहाँ पर क्या बात करें अपन, किलेशन की। मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब ये जो अपनों ने दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करें आगे कि इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, इस हाइड्रोजन बंध के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत सारे आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। कारण बताओ कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आप जो है सॉल्व कर सकते हो। कारण बताओ कि क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलो अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या चीजें होगी। देखो, एल्कोहल जल में विलय है, एल्कोहल जल में विलय है। क्यों विलय है भैया, एल्कोहल जल में विलय है। तो ये दिखा, देखो
ओ एच, एच ओ एच, आर ओ एच, एच ओ एच, आर ओ एच। आर ओ एच यहाँ पर क्या है? एल्कोहल है। आर ओ एच क्या है? एल्कोहल है। तो इसलिए विलेय है भाई साहब कि क्या होता है कि एल्कोहल के अणु और हाइड्रोजन के अणुओं के बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल के अणु और हाइड्रोजन के अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसलिए एल्कोहल जो होता है वो जल में विलय होता है। क्या होता है? जल में विलय होता है। लेकिन अगर बात करें कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके यदि इससे समान अणुभार भी है तो भी वो जल में विलय नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जल के अणु और इनके बीच में जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? जल में अविलय होंगे। ये बात है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, है ना? गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं तो हम सामान्यतः ये देखते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे किसी अणु का अणुभार बढ़ता है, वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि अपन देखें कि यहाँ पर बात करूँ NH3 और PH3 की, ठीक है। एक बात करूँ H2O और H2S की बात करूँ, एक बात करूँ मैं HF और HCl की बात करूँ, तो यहाँ पर इसका अणुभार ज़्यादा है, इन दोनों में इसका अणुभार ज़्यादा है, इन दोनों में इसका अणुभार ज़्यादा है। तो होना क्या चाहिए? सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये आ गई कि इसका अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है किससे? फास्फीन से, PH3 से। ऐसे ही H2O का गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है H2S से। ऐसे ही HF का गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है HCl से। क्यों होता है? तो इसका एक ही कारण है कि NH3 के अणुओं के बीच में, NH3 के अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण अमोनिया के अणु पास पास में आ जाते हैं, संगुणन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है? अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक PH3 की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से H2O में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण अणुओं के बीच में क्या हो जाता है? संगुणन हो जाता है, और संगुणन के फलस्वरूप क्या होंगे? मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे। फलस्वरूप HF का गलनांक और क्वथनांक HCl की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ये आप बता सकते हो। समझ रहे हो? मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जैसे गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो सामान्यतः एक ही समूह के तत्वों के यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक अणु द्रव्यमान बढ़ने से क्या होते हैं? बढ़ते हैं। किंतु H2O, NH3, HF के गलनांक और क्वथनांक H2S, PH3 और HCl से, है ना, कम अणु द्रव्यमान होते हुए भी क्या होते हैं? इनके अधिक होते हैं। इसका कारण क्या है कि H2O, NH3 और HF यौगिक के अणु अपने ही अन्य अणुओं के साथ में हाइड्रोजन आबंध के द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं, या क्या कह सकते हैं? संगुणित हो जाते हैं। ये रीज़न होता है। समझ में आ गया आपको? अब जैसे कि आपको एक चीज़ और बताता हूं। जैसे कि बात करें अपन यहां पर एक एग्जांपल आपको लेते हैं। यहां पर एक बात करें कि यहां पर ले रहा हूं एक तो CH3, CH2, CH3। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 44 है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44 है। और इसका जो अपन बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, क्वथनांक देखेंगे, तो इसका है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से आपके सामने लिख रहा हूँ CH3OCH3। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है? 46 है। और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, जो लगभग जो है दोनों का बराबर ही है, और मॉलिक्यूलर वेट भी दोनों का लगभग बराबर ही है। अब बात करें CH3, CH2OH। CH3, CH2OH ये है एथिल एल्कोहल। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 46, मॉलिक्यूलर वेट है 46, और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस।
देखिए आप इसको ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 है, इसका भी 46 है। तो क्या 46 है तो दोनों का क्वथनांक भी क्या होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए, लेकिन समान नहीं है। रीजन आपके सामने है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसको CH3CH2OH को मैं इसको इस पार्ट को R लिख दूं और बाकी लिख दूं OH, ROH। R की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, CH3CH2, या इसको C2H5 भी लिखूं तो भी चलेगा। तो ROH के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक इनकी अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आ गया मेरी बात। समान अणुभार वाले यौगिक लगभग समान ताप पर उबलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एल्कोहल जो है अत्यधिक ताप पर उबलता है, इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के बीच में भाई साहब पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पदार्थ की भौतिक अवस्था पर भी निर्भर इफेक्ट पड़ता है। कि अपन बात करें कि कोई जो मॉलिक्यूल जो है, कोई ठोस में है, कोई द्रव में है और कोई गैस में है, तो इसका क्या रीजन है, सभी जो है यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एक तो रीजन होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा। लेकिन यदि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, अणुभार कम है, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो वो उससे आगे निकल जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ठीक है, ये होता है। अगर आप कमजोर हैं, बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, क्वथनांक कम पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए शर्त भी ये है कि हाइड्रोजन परमाणु अति आवश्यक होता है। ओके, अब हम बात करें बर्फ जो है, बर्फ के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम डेंसिटी होती है। बर्फ जल के लिए जो होती है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी होती है। बर्फ जल से हल्की होती है, क्यों, ये बात करने जा रहे हैं। बर्फ जल से हल्की होती है, पानी से हल्की होती है, क्यों, क्या कारण है। जबकि बर्फ में भी H2A हैं और जल की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी H2A है, क्योंकि जल से बर्फ बनी है। बर्फ जल से हल्की होती है, क्यों, इसका कारण भी यही है कि बर्फ जल से हल्की इसलिए होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, मतलब कहाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे घनत्व में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, और वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से चाहे आप 10 डिग्री 15 डिग्री जो भी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर आया, मतलब H2 के अणु के बीच में क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं। लेकिन अधिकतम पास कब आ गए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण क्या होगा कि उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं ना कहीं वैकेंसी हो जाएगी, रिक्तियां हो जाएगी, और रिक्तियों के कारण क्या होगा, रिक्तियां पाई जाने के कारण बर्फ क्या होगी, हल्की होगी जल से। जैसे ये लिया HOH यहाँ पर, ठीक है, समझना आप, यहाँ पर ये ले रहा हूँ मैं HO और ये HOH, ये लिखा मैंने HO और ये H2O, फिर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ये H और ये O और ये H। ओके, यहाँ पर ये H, ये O और ये H। तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन गई है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आगे जो है हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग क्रिएट होती जाएगी। ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो ये जगह हो गई वैकेंट, ये भी वैकेंट। तो ऐसी जगह रिक्तियां बनती जाती हैं, और रिक्तियां बनने के कारण क्या होगा कि जो है मॉलिक्यूल, जो बर्फ का जो अणु है वो क्या होगा, हल्का होगा। समझ में आ गई बात कि बर्फ जल से हल्की क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण इनके बीच में कहीं ना कहीं रिक्तियां बन जाती हैं, इसलिए बर्फ जो है जल से हल्की होती है। बर्फ जल से हल्की होती है। तो जल के अणु ठोस अवस्था में 4 अन्य जल के अणुओं से जुड़ते हैं, जिसके कारण जल के अणु चतुष्फल की आकृति होती है। बर्फ की क्रिस्टलीय संरचना में जल के अणु एक दूसरे के साथ एक चतुष्फल की क्रम में हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं।
ओके, अतः बर्फ के क्रिस्टलों में अनेक चतुष्फलकीय यूनिट होती हैं। चतुष्फलकों के फलकों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं, जिसके कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है और बर्फ पानी से हल्की होती है तथा उसके ऊपर तैरती है। जल के अणु का ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जल के 2 अन्य अणुओं से जुड़ा रहता है। समझ में आया? तो कुल मिला के क्या होता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से जब और टेम्परेचर डाउन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बढ़ जाएगी और जिसके कारण रिक्तियाँ पैदा हो जाएगी। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि अधिकतम घनत्व कहाँ पर रहेगा? जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे घनत्व में कमी होगी, नीचे आएंगे तो भी घनत्व में कमी होगी। घनत्व में कमी हो रही मतलब ये कह रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम है, ऊपर जाएंगे तो आयतन में प्रसार होगा, नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण तो भी आयतन में बढ़ोतरी होगी। दोनों कंडीशन में आयतन में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो है हमने अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझ लिया। साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो। और आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।